नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका वाईएमसी संचार के इस खास एपिसोड आपका बजट आपकी भाषा में, जहां हम बात करने वाले हैं कि कल जो देश की सरकार ने अंतरिम बजट प्रेजेंट किया है उसमें आपके और हमारे यानी कि आम आदमी की जेब पर क्या असर होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं आया है। जितना टैक्स हम लोग पहले भरते थे उतना ही टैक्स भरना है, उसमें कोई छूट नहीं है। हालांकि डायरेक्ट टैक्स डिमांड में पता चला है कि 1962 से लेकर 2010 तक जिन टैक्स पेयर्स ने 25,000 तक का अमाउंट और वहीं 2010 से लेकर 15 तक 10,000 का अमाउंट टैक्स के रूप में नहीं भरा है, उसको लेकर जरूर छूट मिली है। ये एक बड़ा फैसला हो सकता है टैक्स को लेकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेवलपमेंट एरिया की, तो इससे जुड़े कई नए अहम फैसले लिए गए हैं, कई अहम योजनाएं बनाई गई हैं। पीएम गति शक्ति योजना के तहत रेलवे में 3 आर्थिक नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 40,000 बोगियों को वंदे भारत के लेवल पर सेट किया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुखद यात्रा प्राप्त हो और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। इसके साथ ही उड़ान भारत स्कीम के तहत एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी तक बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही 517 नए रूट तय किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएम आवास योजना के अंदर जो बड़े चेंजेस इस बार देखने को मिले हैं, उसके अंदर है कि अगले 5 सालों में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास मुहैया कराए जाएंगे लोगों को। जो लोग अपना घर बनवाना चाहते हैं या बनवा रहे हैं या उन्हें खरीदना है, तो उसको लेकर हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास नाम से एक स्कीम की अनाउंसमेंट की गई है। अब इन सबके बाद बात कर लेते हैं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं जिसका फायदा आम आदमी उठा पाएगा। सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर को लेकर जो वैक्सीन आने वाली है उसको लाने के लिए तेजी बरती जाएगी। स्पेशली 9 से 14 साल के बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीनेशन देने की मुहिम चलाई जाएगी। इसके साथ ही आयुष्मान भारत के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स या फिर हेल्पर्स, इनके दायरे में इनको लाया जाएगा। अगली बड़ी खास बात जो इंटरिम बजट में बताई गई है वो है एनवायरमेंट से रिलेटेड। ग्रीन एनर्जी को मद्देनजर रखते हुए 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जिसके साथ ही बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। इसके साथ ही सीएनजी, पीएनजी और बायोगैस का यूज बढ़ेगा, इसको लेकर भी बात हुई। और इसके साथ ही ई बस और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट्स भी सेटअप किए जाएंगे। आगे अगर हम बात करें डेयरी डेवलपमेंट या फार्मिंग की, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको लेकर ये कहा है कि इंडिया में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, जो कि 5 सालों में 22.81% से बढ़ा है। तिलहन उत्पादन को लेकर भी बात हुई। तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ रिलायंस की बात की गई है। टूरिज्म को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, जिसके अंदर देश के ही राज्यों में डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार मदद करने वाली है। और इसको लेकर लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं लाई जाएंगी। रिसर्च को लेकर बात करें तो 1 ट्रिलियन का रिसर्च कॉर्पस लाया जाएगा। रिसर्च कॉर्पस क्या होता है उसे आसान भाषा में समझें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स या बुक्स या कंटेंट्स होते हैं जिसकी मदद से रिसर्चर्स अपनी रिसर्च करते हैं। ये एक तरीके से फैक्ट्स होते हैं जिनको लेकर रिसर्चर्स अपनी रिसर्च करते हैं, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट रिसर्च को बढ़ावा देना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देश के डेवलपमेंट में हिस्सा ले सके। नेक्स्ट जो एक बहुत ही बड़ी बात पता चली है वो है कि फिस्कल डेफिसिट यानी कि जितनी कमाई हुई है और जितना हमने खर्च किया उसके बीच का जो अंतर है वो काफी हद तक कम हुआ है और आने वाले सालों में और कम हो सकता है अगर ये सरकार रही तो। ये तो थी कुछ ऐसी खास बातें जो 2024 के इस इंटरिम बजट में आम आदमी के इंटरेस्ट एरिया से रिलेटेड थी। इंटरिम बजट था तो इसको लेकर कोई खास और बड़ी योजनाओं का जिक्र नहीं हुआ, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं थी। काफी हद तक एक न्यूट्रल बजट था, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ छोटी छोटी बातों का जरूर जिक्र किया। प्री 2014 और पोस्ट 2014 का विश्लेषण उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार के आने के बाद इकोनॉमी में क्या कुछ बड़े चेंजेस आए हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट एरिया में बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि लोगों को लग रहा था कि इस इंटरिम बजट के चलते ये सरकार कोई स्ट्रेटेजी अपनाएगी ताकि इलेक्शंस में उनकी पकड़ मजबूत हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। काफी हद तक एक न्यूट्रल बजट प्रेजेंट किया गया। कल जो अंतरिम बजट भारत सरकार ने प्रेजेंट किया है उसको लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों का क्या कहना है उसके बारे में जरा एक बार जान लेते हैं। क्या कुछ उनकी उम्मीदें थी और बजट को लेकर उनकी उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा है या नहीं? एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके कोई भी पॉलिसीज या फिर कोई भी चेंजेस ऐसे नहीं देखे गए हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे। तो ये वैसे भी इंटरिम बजट है, तो 3 महीने बाद जो भी नई सरकार आएगी तो उसके हिसाब से जो भी चेंजेस होंगे वो हमें बाद में पता चलेगा।
देखो, जैसे बात करें कि लोग कह रहे थे कि इंटरिम बजट को लेकर इलेक्शंस में पकड़ मजबूत करने के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, तो ऐसा देखने को मिला नहीं है, काफ़ी न्यूट्रल बजट है। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस के ऊपर इसका कोई फ़र्क पड़ सकता है या नहीं? हाँ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल बजट है, तो निर्मला सीतारमण ने एक चीज़ कही थी कि अगली बार भी फाइनल बजट वो ही पेश करेंगे, तो कह सकते हैं कि अगली बार भी शायद बीजेपी ही जीते। कल जो अंतरिम बजट सरकार ने प्रेजेंट किया है, तो उसको लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी या फिर आपका क्या कहना है उसके बारे में? तो देखिए, जो एक्सपेक्टेशन थी, जो फिस्कल डेफिसिट आया था वो एक्चुअली 5.8% निकला था इस बार, और जो एक्सपेक्टेशन थी कि 7 to 8% के बीच में रहेगा, बट जो उसके अनुसार तो काफ़ी लो आया, जैसे 5.8% आया है। एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने दे दिया, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एग्रीकल्चर में इतना बजट जाएगा, जो कि 11.1%। जो मोदी गवर्नमेंट ऐसा हमें लग रहा है कि ऐसा पावर में वापस आने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ फोकस किया, जो उन्होंने पिछले 4 सालों में नहीं किया, इसलिए तो उन्होंने आपको क्या लग रहा है कि किस सेक्टर में ज़्यादा उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए था? देखिए, जैसे कि इफ़ हम स्पेसिफिक अपने एरिया के लिए बात करें, तो अगर उनको थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया और कमर्शियल फाइनेंशियल साइड थोड़ा, तो इवन हम ज़्यादा भी नहीं तो 1-2% एक्स्ट्रा बजट भी देते तो भी काफ़ी अच्छा था। एग्रीकल्चर में दे रहे हैं वो भी अच्छी बात है, 11.1% एग्रीकल्चर दिया है तो काफ़ी अच्छा बजट निकाला है, बट जितना उनका डेफिसिट देना था इस बार वो उनका कंप्लीट नहीं कर पाया टारगेट, तो उसके लिए मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी हमें। आपका क्या कहना है इस बार? थोड़ा मेरे को ये था कि वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा वो करते हैं, जैसे कि या अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा है, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट को लेके थोड़ी गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ निकालें, मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। लाइक जो पेटीएम है, आई गेस वो थोड़ा सा और थोड़ा उसको टाइम देना चाहिए था कि आप पेटीएम बंद कर रहे हो, फास्टैग का लिंक्ड है, सारी चीज़ें लिंक्ड है, तो आई गेस थोड़ा इसमें होना चाहिए। 29 फरवरी शायद लास्ट दिन दिया गया है पेटीएम हाँ। यूजर्स को कि यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वही है, देन लाइक कैश वर्क आई गेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, डेबिट कार्ड वगैरह इन सब का यूज़ फिर से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे पेटीएम का पहले ज़्यादा यूज़ था, अब इनका थोड़ा कम हो जाएगा। बट देयर अदर ऐप्स ऑल्सो, जैसे फ़ोनपे वगैरह, वो भी उनसे ही मतलब लाइक कहीं ना कहीं पेटीएम से कनेक्टेड है। तो जैसा कि बजट में पेटीएम पेमेंट बैंक है, क्योंकि काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूपीआई जो यूज़ होता है पेटीएम से यूज़ होता है, उसको बंद कर दिया गया, न्यू यूज़र पे बैन लगा दिया गया, और उन्होंने टाइम दिया कि जो कैशबैक और रिवॉर्ड्स अगर जो जिनके पास आए हुए हैं उनके लिए उन्होंने टाइम दे दिया, बट जो फास्टैग उनके साथ लिंक है और भी कई चीज़ें पेटीएम से चलती थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई मतलब इंडिकेट नहीं किया है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, तो उसके बारे में उनको पूरा क्लियर करना चाहिए था पहले। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं कनिष्का विदा लेती हूँ और मिलते हैं अगले एपिसोड में।